हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सिमर। आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के 7th चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, जिसका नाम है जन आंदोलनों का उदय। इसमें हम पढ़ेंगे आज़ादी के बाद कौन कौन से आंदोलन देखने को मिले और उनके क्या परिणाम आए और उनसे क्या बदलाव हुआ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये जो इमेज दिखा रही हूँ, ये इस इमेज में आप देखिए ये क्या हो रहा है। इस इमेज के अंदर कोई गेम नहीं खेला जा रहा है और ना ही कोई उत्साह बनाया जा रहा है, ना ही कोई पर्व त्योहार बनाया जा रहा है। इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो उत्तराखंड के जो औरतें हैं और जो लोग हैं वो पेड़ों को बचाने के लिए उनके साथ चिपक रहे हैं ताकि उन्हें ना काटा जाए। तो ऐसे ही कुछ आंदोलन हमें देखने को मिलेंगे। कोई किसान आंदोलन होगा, जन आंदोलन होंगे, ऐसे बहुत से आंदोलन इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको इमेज दिखाई थी वो थी चिपको आंदोलन की, और यहाँ पे भी सबसे पहले ये दिया हुआ है, ये चिपको आंदोलन दिया हुआ है। जो चिपको आंदोलन है वो उत्तराखंड के 2-3 गांव में से स्टार्ट हुआ था। इसके पीछे की कहानी थोड़ी बड़ी है, उसे आपको सुनाऊंगी तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या हुआ था कि वो जो गांव वाले लोग थे उन्हें खेती के लिए ना औजार बनाने थे, उसके लिए उन्हें लकड़ी चाहिए थी। इस कारण से क्या हुआ कि जो वन विभाग से जो गांव के लोग हैं उन्होंने अंगू के पेड़ काटने के लिए अनुमति मांगी। तो वन विभाग ने क्या किया, मना कर दिया कि नहीं, आप पेड़ नहीं काट सकते। और उसी वन के टुकड़े को वन विभाग ने क्या किया, खेल सामग्री बनाने के लिए विनिर्माताओं को दे दी वो ज़मीन। अब गांव के लोग कहते कि हमने हमारे औजार बनाने के लिए, खेती के औजार बनाने के लिए, थोड़े से पेड़ काटने के लिए आपसे अनुमति ली थी, वो तो आपने नहीं दी, लेकिन वही ज़मीन का हिस्सा आपने क्या किया, खेल सामग्री के विनिर्माताओं को दे दिया। तो इससे वहाँ के लोगों में रोष पैदा हो गया। अब गांव के लोग क्या कहने लगे कि जो जंगल की कटाई है वो बाहर के लोगों को उसकी ठेकेदारी नहीं देनी चाहिए। जो यहाँ के लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनका ही इन संसाधनों पर अधिकार है, दूसरा किसी का इन संसाधनों पर अधिकार नहीं है। और साथ ही साथ गांव वाले ये भी चाहते थे कि वहाँ का इस तरह से विकास किया जाए, उस क्षेत्र का इस तरह से विकास किया जाए जिस कारण से वहाँ पे जो पर्यावरण है उसमें संतुलन बना रहे, पारिस्थितिकी संतुलन बना रहे और पर्यावरण को कोई भी नुकसान ना पहुँचे। और इस चिपको आंदोलन के अंदर जितने पुरुषों की भागीदारी थी उतनी ही औरतों की भी भागीदारी थी। वहाँ पे क्या हुआ कि जो जंगल कटाई के जो ठेकेदार हैं उन्होंने पुरुषों को शराब की आपूर्ति का भी व्यवसाय करते थे करा। तो फिर क्या हुआ, औरतों ने इस चीज़ का विरोध किया, शराबखोरी की लत के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई, जिस कारण से ये आंदोलन और भी बड़ा हो गया। लेकिन आखिर में क्या हुआ, इस आंदोलन को मान लिया गया, इनकी जो शर्तें थी उसे मान लिया गया और सरकार ने ये माना कि जो 15 साल तक है यहाँ के क्षेत्र में जंगल की कटाई नहीं की जाएगी। 15 साल तक यहाँ के जंगल की कटाई नहीं की जाएगी, जिस कारण से ये फिर से स्थान वैसा ही हो जाएगा जैसे पहले था, यहाँ पे फिर से वन हो जाएंगे। तो ये कुछ इस तरह के आंदोलन ही हमें बाद में देखने को मिले आज़ादी के बाद में, जिनके अलग अलग परिणाम आए। ऐसे ही बहुत से आंदोलन है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है दल आधारित आंदोलन। अब जो जन आंदोलन होते हैं कुछ तो सामाजिक होते हैं और कभी कभी वो राजनीतिक आंदोलन का रूप भी ले लेते हैं। ये जो जन आंदोलन होता है वो लगभग इन दोनों रूपों से मिले जुले होते हैं, यानी सामाजिक आंदोलन और राजनीतिक आंदोलन से मिले जुले होते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ है स्वाधीनता आंदोलन। जो स्वाधीनता आंदोलन है वो राजनीतिक आंदोलन था, लेकिन वो सामाजिक और आर्थिक कारकों से जुड़ा हुआ था। इस कारण से वो सामाजिक आंदोलन का भी वहाँ पे धीरे धीरे जन्म हो गया। इसमें एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, जैसे कि जाति प्रथा विरोध आंदोलन, किसान सभा आंदोलन और मजदूर संगठन के आंदोलन, ये सारे इसमें मौजूद हुए।
और आज़ादी के बाद में भी आंदोलन चले आ रहे हैं, जैसे कि मुंबई है, कोलकाता है, कानपुर, ये बड़े बड़े शहर हैं। इनमें क्या हुआ, मजदूरों के संगठन के आंदोलन बनना स्टार्ट हो गए। और ये जो आंदोलन है, ये बड़ी बड़ी पार्टी, राजनीतिक पार्टी होती हैं, इन्होंने मजदूरों को इकट्ठा करना स्टार्ट किया, एकजुट करना स्टार्ट किया और आंदोलनों को बढ़ाया। और ये आंध्र प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, इसमें जो किसानों को जोड़ा। और जो मार्क्सवादी लेनिनवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, उन्होंने क्या किया, इसके नेतृत्व में किसानों को जोड़ा और विरोध प्रकट किया। जो मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी है, इसे पिछली चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था कि इसे नक्सलवादी भी कहा जाता है, इसे नक्सलवादी के नाम से भी जाना जाता है। जो लोग थे वहाँ के, वो बस इतना ही चाहते थे कि उनके साथ जो सामाजिक असमानता हो रही है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनसे इन्हें छुटकारा मिले। फिर इससे आगे का जो पॉइंट दिया हुआ है, वो दिया हुआ है राजनीतिक दलों से स्वतंत्र आंदोलन। अब हम यहाँ पे देखेंगे 70 और 80 के दशक में क्या होता है कि राजनीतिक दलों से जो लोग हैं उनका मोह भंग हो जाता है। उस टाइम में हुआ ही कुछ ऐसा होता है, ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं जिस कारण से लोगों का राजनीतिक दलों में इतनी रुचि नहीं रहती है। क्योंकि उस टाइम में क्या होता है कि जनता पार्टी के रूप में गैर कांग्रेसवाद का प्रयोग किया जाता है। ये पिछले चैप्टर में भी आपने पढ़ा होगा कि गैर कांग्रेसवाद क्या होता है, और जनता पार्टी के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो आप मेरी साइट पे भी जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल में ये सब कुछ दिया हुआ है। और ये जो गैर कांग्रेसवाद थे और जनता पार्टी थे, इनमें कुछ खास परिवर्तन नहीं किया, जैसा था वैसा ही रहा। और इन्होंने नियोजित विकास का मॉडल अपनाया था। नियोजित विकास के 2 लक्ष्य थे, एक तो था आर्थिक समृद्धि और दूसरा था आय का समतापूर्ण बंटवारा। अब आर्थिक वृद्धि तो धीरे धीरे होने लग गई, लेकिन जो आर्थिक वृद्धि के लाभ मिल रहे थे उनको ना जनता तक, वहाँ के लोगों तक समान रूप से नहीं बांटा जा रहा था। तो लोगों ने इसका भी विरोध किया कि ये सारी चीज़ें समान रूप से बांटी जानी चाहिए। और जो राजनीति में सक्रिय लोग थे, लेकिन जिनका इससे राजनीति से विश्वास उठ गया था, वो राजनीति से तो अलग हो गए। उन्होंने फिर बाद में क्या किया, लोगों को इकट्ठा करना स्टार्ट किया, एकजुट करना स्टार्ट किया। और उसके बाद में उन्होंने खुद की आवाज़ बनाया उन्हें, और ऐसे ही बहुत सारे आंदोलन उन्होंने स्टार्ट किए। और जो मध्यम वर्ग के युवा कार्यकर्ता हैं, उन्होंने क्या किया, गांव में सेवा संगठन बनाए। इन सेवा संगठन को क्या कहा गया, स्वयंसेवी संगठन के नाम से इन्हें जाना जाता है, स्वयंसेवी संगठन इन्हें कहा गया। और जो स्वयंसेवी संगठन थे वो राजनीति में इतने ज़्यादा शामिल नहीं हुए। उनका राजनीति में विश्वास तो था, लेकिन जो राजनीतिक दल है उसको उन्होंने नहीं अपनाया। दलगत राजनीति में वो शामिल नहीं हुए, उन्होंने किसी एक दल का समर्थन नहीं किया। यानी राजनीति में वो विश्वास जरूर रखते थे, लेकिन किसी भी राजनीतिक पार्टी में वो मिले नहीं। और इससे आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि जो बाद में स्वयंसेवी संगठन थे, इनकी जो प्रकृति थी उनमें थोड़ा बदलाव आया। बाद में क्या हुआ, स्वयंसेवी संगठन को जो वित्त मिलने लगा वो विदेशी एजेंसियों के द्वारा मिलने लगा, जिस कारण से इनकी प्रकृति थी वो थोड़ी बदल गई। फिर आगे दिया हुआ है यहाँ पे दलित पैंथर्स। अब ये जो ऊपर कविता दी हुई है, वैसे ये मराठी में है कविता, इसमें 2 शब्द आए हैं। एक तो आया अंधेरे की पथ यात्रा और दूसरा आया सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर। ये 2 शब्द आए हैं। इन दोनों शब्दों का क्या अर्थ है ये भी हम यहाँ पे देखेंगे। अंधेरे की पथ यात्रा का यहाँ पे क्या अर्थ है कि जो गरीब लोग हैं, दलित लोग हैं, उन्हें बहुत टाइम तक दूसरों के साथ अन्याय हुआ उनके साथ, और उन्हें दूसरों से ज्यादतियाँ सहनी पड़ी।
फिर यहाँ सूरजमुखी आशीषों वाला फ़कीर किसे कहा गया है? डॉक्टर अंबेडकर को कहा गया है। उन्होंने इन जातियों को दूर करने के लिए भारत के संविधान में क्या किया? आरक्षण की व्यवस्था की, जिस कारण से ये थोड़े ऊपर उठे। तो ऐसी बहुत सारी कविताएं की रचना हुई जिनमें इस बात का जिक्र किया गया। अब हम देखते हैं दलित पैंथर्स का उदय कैसे हुआ और कब हुआ और इसमें क्या क्या गतिविधियां शामिल हुई। तो जो दलित पैंथर्स है, ये किसके द्वारा संगठन बनाए गए? ये उन जो शिक्षित दलित वर्ग के जो युवा लोग हैं, यानी कि जो शिक्षित वर्ग है लेकिन वो दलित है, और युवा जो लोग हैं उनका एक समूह बनाया गया और जिसे दलित पैंथर्स का नाम दिया गया। महाराष्ट्र में 1972 में दलित वर्ग के युवा थे, उन्होंने एक संगठन बनाया जिसे दलित पैंथर्स का नाम दिया गया। वहाँ पे जो भौतिक संसाधन है उनका जो आवंटन है वो अच्छी तरह से नहीं हो रहा है, यानी असमानता हो रही है, अन्याय हो रहा है, इसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई। और इनकी ये भी बात थी कि जो संविधान के द्वारा हमें आरक्षण दिया गया और सामाजिक न्याय की व्यवस्था की गई है उस पर अमल होना चाहिए, ये इनकी मुख्य मांग थी। और हम देखते हैं कि हमारे संविधान में छुआछूत की प्रथा को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं छुआछूत की प्रथा हमें देखने को मिलती है। उन लोगों के साथ आज भी भेदभाव किया जाता है, आज भी अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। ये सारी परिस्थितियों का उन्होंने विरोध किया, उन्होंने कहा कि हमें न्याय मिलना चाहिए। और ये जो दलित पैंथर्स हैं, ये बहुत सारे राजनीतिक दलों का इन्हें समर्थन मिला, जैसे कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, इन्हें राजनीतिक दलों का समर्थन मिला। लेकिन ये जो राजनीतिक दल थे वो या तो हार जाते थे या फिर ये थोड़ा आगे भी बढ़ते तो इनके साथ गठबंधन हो जाता था, जिस कारण से ये जो राजनीतिक दल था ये टूटता गया, जिस कारण से ये जो दलित पैंथर्स है वो भी थोड़ा कमज़ोर हुआ, लेकिन इसने आगे बढ़ना स्टार्ट किया। अब ये जो आंदोलन चला दलित पैंथर्स का, अब उसके भी बहुत सारे परिणाम आए। जो सरकार है उसने ये मांग मान ली, जो इनकी मांग थी वो मान ली गई, और इन्होंने क्या किया, 1989 में एक कानून बनाया। कानून क्या बनाया इन्होंने? जो इन दलित वर्ग के साथ अत्याचार हो रहा है, जो अत्याचार करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा, और ऐसे ही कानून बनाया गया और उस पर अमल भी किया गया। जो मैंने आपको पहले कविता बताई थी मराठी की थी, वो जो नामदेव ढसाल द्वारा लिखी गई थी, ऐसी बहुत सारी कविताएं लिखी गई जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि जो दलित वर्ग है उन्हें कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और इनकी स्थितियों के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। फिर आगे दिया हुआ है यहाँ पे भारतीय किसान यूनियन किस टाइप से, मतलब जो किसानों का एक संगठन है, इसे शॉर्ट में BKU भी कहा जाता है। इसके बारे में भी हम डीपली पढ़ेंगे। तो 1988 के जनवरी में उत्तर प्रदेश के शहर के मेरठ में लगभग 20,000 किसान जमा हो गए। अब जमा होने का क्या कारण था? वो विरोध कर रहे थे बिजली की दर में जो बढ़ोतरी हो रही थी उसका, जो बिजली की दर में बढ़ोतरी हो रही थी उसका वो लोग विरोध कर रहे थे। और वहाँ पे उन्होंने 3 हफ्तों तक धरना दिया, और जब उन्होंने धरना दिया तो आसपास के क्षेत्र से उन्हें जो राशन पानी है वो मिलता रहा था। और इनका जो धरना था वो अनुशासित धरना था, इसमें हिंसक घटनाएं नहीं हुई और सरकार ने इस मांग को मान लिया। जो अब भारतीय किसान यूनियन यानी BKU है, ये क्या चीज़ है? ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा के जो किसान हैं उनका एक संगठन है जिसे भारतीय किसान यूनियन के नाम से जाना जाता है। अब हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा था हरित क्रांति। अब हरित क्रांति में क्या हुआ था कि कुछ क्षेत्र थे जहाँ की पैदावारों को बढ़ाया गया और
वहाँ पे नकदी फसलों का भी ज़्यादा हुआ, जैसे कि हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये सारे क्षेत्र थे, ये हरित क्रांति से प्रभावित हुए क्षेत्र थे। यहाँ पे अच्छी फसलें होने लगी बाद में। लेकिन 1980 के दशक में क्या हुआ, भारत में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इन सारी प्रक्रियाओं को अपना लिया गया। तो इस चीज़ का उन वहाँ के किसानों ने विरोध किया, क्योंकि वो नकदी फसलों को ज़्यादा बोया करते थे। तो वहाँ के किसानों ने क्या विरोध किया, जो गन्ना है और गेहूँ है, वो उनकी जो खरीद का मूल्य है वो उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। और क्या विरोध किया कि जो किसानों का जो बकाया हुआ कर्ज है, यानी जो उनका कर्ज बचा हुआ है, उसे माफ़ किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ में किसानों को पेंशन का भी प्रावधान देना चाहिए। इन सारी चीज़ों की उन किसानों ने मांग की। और जैसे कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश और हरियाणा में संगठन बने, धरना प्रदर्शन हुआ, ऐसी कुछ स्थितियाँ दूसरे राज्यों में भी हुई। और इनसे प्रेरित होकर दूसरे राज्यों में भी कुछ ऐसी स्थिति हमें देखने को मिली, जैसे कि महाराष्ट्र में भी किसानों का आंदोलन हुआ। इसे क्या कहा, इंडिया की ताकत के खिलाफ भारत का संग्राम करार दिया। अब यहाँ पे इंडिया और भारत 2 शब्द का प्रयोग किया गया। इंडिया का क्या अर्थ है, शहरी औद्योगिक क्षेत्र, और भारत का क्या अर्थ है, ग्रामीण कृषि क्षेत्र। अगर 3rd चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो कृषि क्षेत्र है और औद्योगिक क्षेत्र है, इनमें पहले भी अनबन चली थी कि सरकार को किस में ज़्यादा संसाधन लगाने चाहिए, कृषि क्षेत्र में ज़्यादा संसाधन लगाने चाहिए या फिर औद्योगिक क्षेत्र में ज़्यादा संसाधन लगाने चाहिए। वैसे ही स्थिति इस वाले टाइम में आई। इस वाले टाइम में भी यही प्रश्न उठा कि कौन से क्षेत्र में ज़्यादा संसाधन लगाने चाहिए, कृषि बनाम उद्योग में। फिर इसकी कुछ विशेषताएं देखने को मिलती हैं। जो BKUS ने बहुत सारी रैलियां निकाली, धरना प्रदर्शन किया और जेल भरो अभियान में भी ये सक्रिय रहे। और इन्होंने राज्य में भी धरना प्रदर्शन किया और साथ ही साथ दिल्ली में जो राजधानी है वहाँ पे भी इन्होंने रैलियां निकाली। इसके परिणाम भी आए। ये जो राजनीतिक दल है उससे दूर रहे, ये किसी दल के अंदर जुड़े नहीं। और जो BKU है, इसमें उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसानों का संगठन है। इसमें वो सभी किसान जुड़े हुए हैं। ये वो सभी किसान जिन्होंने रैलियों में भाग लिया था, धरना प्रदर्शन किया था, वो सभी इसके सदस्य हैं BKU के। और सरकार ने ये सभी इनकी मांग मान ली और साथ ही साथ में इनकी जो भी शर्तें थी वो भी मान ली गई। और ऐसी कुछ रैलियां दूसरे स्थानों पर भी देखने को मिली। लोगों ने वहाँ के जो किसान थे और जो बदलाव आ रहे थे उसका विरोध किया और सरकार को कहा कि उनकी मांगें मान ली जाए, तो सरकार द्वारा उनकी मांगें मान लेंगी। तो ऐसी स्थितियाँ हमें देखने को मिली। इसके अलावा और भी बहुत सारे आंदोलन हुए जो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। बने रहिए हमारे साथ। देखने के लिए धन्यवाद। इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। थैंक यू।